everyone. So let's continue with a topic named as Newton's universal law of gravitation, जिसमें न्यूटन ने हमें दो पॉइंट्स दिए थे जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे थे हमारे दो ऑब्जेक्ट के फोर्सेस पे. मतलब अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, उनमें अगर मैंने फोर्स कंसीडर किया, देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स. वो किस पे डिपेंड करेगा? तो न्यूटन ने फर्स्ट पॉइंट पे बोला दैट इट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड करेगा. So I can write F is directly proportional to the product of the masses. तो मैंने एक को बोला M1, दूसरे को बोला M2. नेक्स्ट पॉइंट पे न्यूटन ने क्या बोला? दैट वही ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस पे करेगा? दैट इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब वो इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा. हेंस मैं बोलूं सेकेंड पॉइंट पे उन्होंने कुछ ऐसे बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम डी लिखते हैं, तो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, डी ए बी सी. तो मैंने इसको आर बोल दिया अभी के लिए. सो अगर आपको याद होगा तो मैंने इसको बोला था ये मासेस का लॉ था, हेंस इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मासेस. तो इसको क्या बोलेंगे? ये इनवर्स है ना, हेंस इट इज नेम्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें बुक में नहीं दिया है, बट ऐसे ही आप सिर्फ नाम याद रखो. इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या? मासेस का लॉ ऑफ मासेस. इसको क्या बोला? इनवर्स स्क्वायर लॉ. फिर हमने इसको इक्वेट किया था, दोनों को साथ में लिखा था, फिर एक कांस्टेंट भी दिया था दैट इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और अभी तक आपने अगर वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो सर्च करो एंड गो फॉर इट. अब पहले वो देख के और फिर ये देखना, ठीक है? तब समझ में अच्छे से आएगा. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया. अब न्यूटन ने बोला कि अगर कोई भी दो मासेस है इन द एंटायर यूनिवर्स देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. अब लोगों ने बोला कि ठीक है, चलो हम प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे हम बिलीव कर लेते कि चलो ठीक है, तुमने मल्टीप्लाई किया मासेस, तुम्हें वैल्यू मिल गया. बट तुम्हें कैसे पता कि वो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर ही आना चाहिए? तुम्हारे पास कोई एग्जैक्ट आंसर है कि इसके लिए ही ये इनवर्स स्क्वायर आता है? आपके पास कोई रीजन है कि वो नीचे ही स्क्वायर क्यों हुआ? वो मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस क्यों नहीं हुआ? या फिर मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ पावर ऑफ डिस्टेंस क्यों नहीं हुआ? सेवेंथ पावर क्यों नहीं हुआ? वो सिर्फ स्क्वायर ही क्यों आया? और इसका कोई प्लैनेट से रिलेटेड कोई रीजन है क्या आपके पास? सो न्यूटन ने थोड़ा सोचा समझा और उसे याद आया कि हमने पहले भी बहुत सारी थियरी पढ़ के रखी थी, जो बहुत सारी थियरी थी ना. गैलीलियो की थी, हम लेटेस्ट वाली देखते हैं. गैलीलियो की थी, केपलर की थी. सो बोला हाँ, केपलर ने तो ऑब्जर्व किया था ना प्लैनेट्स को मूव करते हुए, और उसने कुछ तो रिलेशन दिया था हमको इन हिज थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अबाउट द टाइम पीरियड एंड रेडियस. तो रेडियस तो है उधर से. सो उसी की हेल्प लेकर न्यूटन ने इसे प्रैक्टिकली भी प्रूव कर लिया. मैथमेटिकली तो उन्हें प्रूव कर लिया था, बट प्रैक्टिकली भी प्रूव किया कि वो इनवर्स स्क्वायर क्यों आता है. सो जैसे न्यूटन ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया, इस सेकंड लॉ को डिराइव किया, हम भी इसमें देखते हैं. सो वी हैव गिवन विद अ क्वेश्चन इन अ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2 का सी. मैं आपके लिए रीड करता हूं. राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर. हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी ये वाला ही है. सो लेट्स प्रूव. सो हम क्या करते हैं, हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना, तो मैं यहां पे इधर लिख देता हूं ऊपर अच्छे से. दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. मुझे प्रूव करना है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस. नॉर्मली हम D लिखते हैं, बट हमने इधर R लिया है, ठीक. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन. सो इन हिज फर्स्ट पॉइंट व्हाट न्यूटन हैज सेड, न्यूटन ने बोला कि ना एक प्लैनेट है, इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी था, और एक सेंटर की तरफ जो मेरा सन रहेगा उधर एक फोर्स रहेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं. सो प्लैनेट क्या करेगा? प्लैनेट विल फॉर्म अ सर्कल, फिर प्लैनेट विल मूव इन अ सर्कुलर मैनर. सो अगर मैं सेंटेंस बोलूं तो चलेगा, इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट in uniform circular motion, then the centripetal force must be acting on a planet. Centripetal force must be acting on a planet, and which is
टूवर्ड्स द सन। सो यही सेंट्रीपिटल फोर्स को उन्होंने बोला दैट इट इज डिनोटेड बाय एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला है, कहां से आया, कैसे आया, हम कैसे अप्लाई करें, टेंशन लेने का नहीं, डायरेक्टली हमें दिया हुआ है, हम ऐसे ही अज्यूम करेंगे। सो व्हाट इज माय सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब याद करके बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कौन प्रोवाइड करेगा यहां पे, यस ग्रेविटेशनल फोर्स ना, तो इसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकता हूं। सो इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला। इन हिज सेकेंड पॉइंट व्हाट न्यूटन हैज सेड दैट अगर एक प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर एक प्लैनेट है वो एक सर्कल के पेरीफेरी पे घूम रहा है, मतलब एक एज इसके बॉर्डर पे घूम रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज आई कैन से, मैं तो लिखता हूं सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रेवोल्यूशन। बोलो कितना होगा, कुछ लोग शायद आंसर कर देंगे, पॉज करके आप नीचे लिख सकते हो आंसर, दैट इज इक्वल टू माय सरकमफ्रेंस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया मैंने, दैट इज इक्वल टू माय सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इस सरकमफ्रेंस इतना डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से घूम के आने के लिए एक सरकमफ्रेंस कवर करेगा, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, इस डिस्टेंस को मैंने एस बोल दिया और सरकमफ्रेंस को मैंने बोला दैट इज 2 पाई आर। अब इसी के साथ बोलो, ने क्या बोला कि अगर ये प्लैनेट घूम रहा है तो इसके पास कुछ तो स्पीड भी होगा। सो आई राइट डाउन स्पीड ऑफ प्लैनेट, इसको हम v बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रेवोल्यूशन एंड टाइम। सो डिस्टेंस कितना होगा, मैं बोलूं डिस्टेंस तो यही होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रेवोल्यूशन अपॉन टाइम कितना लगेगा वो हम नीचे लिख देंगे t, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई r। सो बोलो मेरा थर्ड पॉइंट आ गया। क्या किया, सिंपल, हमें बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब हम थोड़ा इसको देख लेते तब तक कि इसमें क्या क्या है। अब मुझे बताओ इसमें F क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, तो मैं यहां पे लिखता हूं माय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट इज M, ये M क्या होगा, ये होगा मास ऑफ माय प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है। कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि सर इसका मास ले कि इसका मास ले, जो रिवॉल्व करेगा ना उसका मास होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने थ्रेड लिया और एक स्टोन लिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैं इसका मास कंसीडर करूंगा, मैं अपना मास कंसीडर नहीं करूंगा। हेंस मास ऑफ द प्लैनेट व्हाट विल बी v, मैं बोलूं v इज द स्पीड ऑफ प्लैनेट, and what is r, r is the distance, I can say distance between the planet and the sun, या फिर मैं बोलूं रेडियस ऑफ सर्कल। यस, इसके लिए मैंने इधर r लिखा है, ठीक है। सो ये तीन चीज मिल गई, मुझे ये पता चल गया कैसे है, इसमें क्या क्या वर्ड, इसमें क्या क्या लगेगा। फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज इक्वल टू 2 पाई r, एंड स्पीड ऑफ प्लैनेट इज v, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को यहां पे शिफ्ट करता हूं। सो मैंने उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं उसका आगे का पार्ट। सो इन हिज फोर्थ पॉइंट वो क्या बोलते हैं कि तुम अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, किसको, मेरा थर्ड जो इक्वेशन है ना वेलोसिटी का, उसको फर्स्ट वाले में, दैट इज F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर ना। v क्या था इसमें, m क्या था मास, v क्या था वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ अ प्लैनेट, स्पीड ऑफ प्लैनेट यहां पे मिल गया मेरे को, बस अब इसको सब्स्टिट्यूट करने का। सो आई जस्ट राइट डाउन सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, दैट f इज इक्वल टू m इंटू जो सब्स्टिट्यूट करना, मैंने उसके लिए ब्रैकेट बना दिया, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसको स्क्वायर किया, डिवाइड बाय r लिखा, है ना। अब v को मैं ऐसे लिखूं, v, अब लिखा f m इंटू, मैं बोलूं m बाय r इंटू v आ गया, चलेगा ना। v को सिर्फ सेपरेट किया, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ना, तो m और r को साथ में लिख दिया, v को अलग से लिखा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला, 2 पाई r बाय t का द होल स्क्वायर। अभी नॉर्मली सॉल्व करने का है, देयरफॉर f विल बी इक्वल टू m अपॉन r, यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर विल बी 4, पाई का स्क्वायर विल बी पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर विल बी r स्क्वायर, t का स्क्वायर विल बी t स्क्वायर। सिर्फ नॉर्मली मैंने स्क्वायरिंग किया है। नाउ I'll arrange this in a format where constant will be written at the first place. So मैंने लिखा 4 सबसे बड़ा कांस्टेंट, मतलब सबसे बड़ा नहीं है इन द सेंस कि वो एकदम परफेक्ट कांस्टेंट है ना, ये पाई का वैल्यू डालो फिर इसका स्क्वायर करो, सो ये हम इसे सही दिखने के लिए 4 पाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, सब मल्टीप्लीकेशन ही है, नीचे r इंटू टी स्क्वायर। अब मैं बोलू एक आर और एक आर गया, तो लिखा f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर, और मैंने इसको t अलग से लिख दिया, टी स्क्वायर। अब न्यूटन भी यहां पे आके स्टक, एकदम रुक गए कि यार नहीं हो रहा है इसके आगे, इसका क्या सोचे। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने उसकी पहले वाली थ्योरी याद की कि किसने क्या क्या बोला था। तो गैलीलियो के पास कुछ थ्योरी नहीं था, कुछ रूल्स नहीं था, बट हमें तो क्या करना था, हमें तो प्रैक्टिकली देखना था ना कि कैसे हुआ। सो प्रैक्टिकली किसने कैलकुलेट करके दिया था हमें, यस किसने दिया था, केपलर ने, इन हिज थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ थोड़ा याद करते हैं। थर्ड लॉ में हमें क्या बोला था, दैट इज, मैं छोटा छोटा लिखता हूं, आप लिख देना चाहिए, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा लिखता हूं मैं, ऐसे और ऐसे लिखूंगा, दैट इज टी स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ देयर मीन डिस्टेंस। को मैंने आर ले लिया, अरे मीन डिस्टेंस था ना, तो कहते मीन डिस्टेंस है तो मैंने आर ले लिया। तो इसको मैं बोलूं, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, या बाजू बाजू में लिखना, मैं इधर नीचे लिखता हूं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जाएगा एक कांस्टेंट आएगा। अब मैंने ये आर क्यूब को नीचे भेज दिया, तो इट विल बी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। अब हमने देखा कि यार ये और ये कुछ कुछ मैचिंग है, बट यार ऊपर आर है नीचे टी है, आर टी इधर उल्टा है, तो हम उसको उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने क्या मिलेगा मेरे को, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये आर क्यूब ऊपर गया, टी स्क्वायर इधर गया, तो बोले इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो जब ये उल्टा होगा तो इधर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के। ओके, यू विल राइट इन दिस फॉर्मेट, ऐसे बाजू बाजू में लिखना, अगर नहीं होगा तो आप नीचे नीचे थोड़ा लिख सकते हो। अब इतना समझ में आया, उन्होंने इतना बोल दिया, बट यहां पे क्या चाहिए मेरे को, आर और टी मिला, बट इधर आर क्यूब चाहिए और नीचे टी स्क्वायर तो अवेलेबल है। अब आर क्यूब के लिए क्या करें, हम क्या करेंगे, हम यहां पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, कट करेंगे क्या, नहीं कट करेंगे तो चला जाएगा, तो हमने तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब हमने देखा कि ये आर इंटू आर कितना हो जाएगा, बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगा, हेंस इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर क्यूब अपॉन ये आर स्क्वायर को मैं आगे लिख देता हूं, ये आर स्क्वायर को मैंने आगे लिख दिया, दैट इज आर स्क्वायर, और इधर आ गया टी स्क्वायर। अब हो गया ना सेम 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 सेम। अभी मैं आपको एक केपलर की एक रूल बताता हूं जिससे उसे ये वाला फॉर्मूला मिला था। केपलर ने क्या किया, सबके टाइम पीरियड को स्क्वायर किया और उससे उसको डिवाइड किया विद द क्यूब ऑफ देयर मीन डिस्टेंस, और सबका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको दिख रहा है तो अप्रोक्सीमेटली जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली दैट कम्स टू 3। तो सब 3 था ना, 3 के आसपास 2.09, किसका 2.95, किसका 3.01, सबका वैल्यू कांस्टेंट आया था अप्रोक्सीमेटली 3। तो उन्होंने बोला ये कांस्टेंट है, तो ये आप उल्टा इस इधर से उल्टा प्रोसेस करके देख सकते हैं कि ये आर क्यूब को इधर भेजा, इसको इक्वल टू कर दिया और डायरेक्टली साइन दे दिया, हेंस ये थर्ड लॉ आया। तो वैसे मैं बोलूं के भी तो कांस्टेंट है,
जो 3 आ रहा है, बट हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। बट हम क्या करेंगे, k तो आ रहा है ना, k कांस्टेंट है, तो मैं बोली ये k भी कांस्टेंट होगा तो 1/k भी कांस्टेंट। हमने क्या लिखा फिर, दैट इज f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r स्क्वायर आएगा, और इधर आ जाएगा 1/k। हमने इसको रीअरेंज किया एंड व्हाट वी गेट, कि ना मैंने देखा 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो पाई का स्क्वायर भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट ना वो तो फिक्स रहेगा ना, जितना घूमेगा उतना मास तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये के क्या है, के तो हमने अभी पता चला ना, के भी तो कांस्टेंट है, और कैप्ला ने बोला था कांस्टेंट होना चाहिए, हेंस ये भी तो कांस्टेंट आ गया, मतलब के, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/r स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू, मैं बोलूं a क्या हो जाएगा, दैट इज 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k, है ना, ये ना 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k तो कांस्टेंट है ना, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, तो उस सारे कांस्टेंट को मैंने a बोल दिया, तो a आ गया। हेंस अगर हम ऐसे लिखे, ऐसे देखे इधर, तो ये क्या हो गया, मैं बोले ये भी कांस्टेंट और इक्वल टू है, कांस्टेंट और इक्वल टू के साथ क्या मिल जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, हेंस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय 1 स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, है ना, a कांस्टेंट हो गया ना इसके साथ, तो सिर्फ कितना बच गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये आ गया न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो हमें प्रूव करना था। समझा, सिंपल है, सिंपल है। क्या किया, एकदम सिंपल मेथड में, पहले क्या किया, पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला कि एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, तो देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, दैट इज सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला कि अगर वेलोसिटी स्पीड कितना रहेगा, फिर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2πr/d। इन इज फोर्थ पॉइंट व्हाट ही सेड कि सब्स्टिट्यूट कर दो, फोर्थ पॉइंट नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली, किसको, थर्ड को फर्स्ट में, जब सब्स्टिट्यूट किया तो v लिखा, v को अलग लिखा, m/r लिखा, दैट इज 2πr/t का स्क्वायर। अब m/r ये हो गया स्क्वायर किया तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर, हेंस 4 पाई स्क्वायर m, और ये r स्क्वायर था, नीचे एक और r था, तो r और एक r चला गया, r अपॉन t स्क्वायर आ गया। न्यूटन भी यहां पे आके रुक गया कि यार इसका क्या करें, देन ही टेक द हेल्प ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ, दैट इज क्या बोलता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, r क्यूब को नीचे भेजा तो k/1 आ गया। अब k/1 हमको क्या चाहिए, r क्यूब अपॉन t, हमको r क्यूब अपॉन t स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो r क्यूब अपॉन t स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे मेरे पास r क्यूब नहीं था, सिर्फ r था, तो मैंने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो r क्यूब हो गया ऊपर, नीचे आ गया t स्क्वायर, इधर आ गया, ये r स्क्वायर को मैंने अंदर भेज दिया। अब 4 पाई स्क्वायर m 1/k, hence it will be, I can say this 4 constant, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m कांस्टेंट, और नीचे k भी कांस्टेंट है, बचा किस पे, सिर्फ r स्क्वायर पे, तो ये सब को मैंने कांस्टेंट बोल के a बोल दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कांस्टेंट क्या है, 4 पाई स्क्वायर m/k, और उसको ही हमने बोल दिया f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। Hence, Newton's inverse square law of gravity is proved. Okay? अगर आपको लग रहा है सर किधर तो कुछ छूट गया है, तो just rewind the video and you can watch it again. Okay? Take your time. पहले शायद कभी इतना बड़ा डेरिवेशन देखा नहीं होगा, छोटा सा ही है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में है। आप वीडियो के साथ साथ पॉज करना और ट्राई टू सॉल्व इन एनी रफ बुक या नोटबुक में। नोटबुक में करने से पहले एक बार किधर रफ में सॉल्व कर देना, सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। ओके, इजी है, इजी है। एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के डेरिवेशन के नीचे, दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर फोर्स देन एनी अदर फोर्सेस इन नेचर। मतलब उसका जो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो बहुत 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 कम होता है और बहुत बहुत धीमे धीमे होता है, बट it controls the entire universe and decides its future. An interesting line. So you can just mark it from this textbooks part
तो आप ऐसे मार्क कर सकते हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप नोटबुक में इसको लिखना था ही नोटबुक में, बट ऐसे याद रखना, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ये फोर्स सब पे अप्लाई होता है? सब पे मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैंने ये मार्कर ले लिया एंड शायद तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारे में कोई फोर्स होगा, तुम घर पे हो, तुम कभी भी देख रहे हो, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो in the next lecture we'll discuss with high tides and low tides how it depends upon the gravitational force. Till then, thank you so much and practice it. Bye.